हेलो एवरीवन। आज इस सेशन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जो सीटेट का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें से जो इंग्लिश का सेक्शन है जिसमें लैंग्वेज 1 और 2 दोनों के लिए सफिशिएंट है। इसी सेशन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जिसमें करीब करीब कुछ पैसेज का वर्कआउट होगा। इसके अलावा कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चंस भी होंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं, यूपी टेट या बिहार टेट या केवीएस एनवीएस की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत काफ़ी ज़रूरी है। इसको देखिएगा। चलिए फटाफट हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले टॉप में हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन आपको दिया है। उससे पहले हम देखते हैं कि दिया है लैंग्वेज आपका 2 जिसमें इंग्लिश के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले टॉप में एक चीज़ और देखेंगे हम कि डायरेक्शन जो दिया है, डायरेक्शन में क्या बोला है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब पैसेज को पढ़ने के लिए बोल रहा है और कुछ क्वेश्चन जो दिए गए हैं आपके 121 टू 129 इन क्वेश्चंस को पूरा करने हैं इस पैसेज के बेस पर। यानी कि सबसे पहले टॉप में हम ये देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं 121 टू 129 और वो भी इस पैसेज के बेस पर करना है। पैसेज को पढ़ के इसके बाद में करना है। देखिए, हालांकि पैसेज किस बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी लाइज इन इट्स ट्रेडिशन इन द फ्यूजन ऑफ द आइडियाज एंड डेमोक्रेसी एंड नेशनल इंडिपेंडेंस विच वॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट लॉन्ग बिफोर इंडिपेंडेंस। एक चीज़ आपसे बोलना बहुत काफ़ी ज़रूरी है कि जब भी हमारे एग्जामिनेशन में ना, जब हमारे एग्ज़ाम में इस तरह के लॉन्ग जो पैसेज आते हैं ना, इस पैसेज को थॉरली अगर हम पढ़ते हैं ना तो हमारा टाइम किलिंग होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। अब इस पैसेज को पढ़ने के बाद में ना फिर से हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और फिर क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं और उसका आंसर ढूंढने के लिए पुनः फिर से एक बार हम पैसेज की ओर मूव करते हैं। इससे टाइम हमारा वेस्ट होता है। तो पैसेज को थॉरली नहीं पढ़ के ना डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हैं, ताकि क्वेश्चन को देखने के बाद में फिर से एक बार हमें स्किमिंग करना होता है। देखिए, तो हम सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको दिया है 121 जिसमें क्वेश्चन आपको क्या बोला है समझ रहे हैं। 121 क्वेश्चन क्या है ये इसको देखिएगा क्या है इसमें। अच्छा, वन सेकेंड एक बार फिर से थोड़ा सा देखेंगे हम कि 121 जो क्वेश्चन दिया है इस किस बारे में दिया है, इसको थोड़ा समझते हैं हम। दिया है कि चूज द वर्ड विच इज़ द मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग एज द वर्ड थ्वार्टेड एज यूज्ड इन द पैसेज। अब इस क्वेश्चन में 121 नंबर क्वेश्चन में एक वर्ड के बारे में पूछा है जो कि थ्वार्टेड है, जो कि पैसेज में यूज हुआ है। इसका बेस्ट मीनिंग मतलब इसका मीनिंग क्या होता है। मतलब इसमें एक वर्ड आया हुआ है जो कि वर्ड है थ्वार्टेड, इसका साइनोनिम पूछा है। दिया कि चूज द वर्ड विच इज़ द मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड थ्वार्टेड एज यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज में जो यूज हुआ है एक वर्ड आपका थ्वार्टेड, इसके सेम मीनिंग वाले वर्ड इसमें से कौन है। अब ऑप्शन इसमें है कि अपोज्ड, इम्प्लीमेंटेड, एक्सेप्टेड एंड डावर्टेड। हालांकि क्वेश्चन में जो थ्वार्टेड यूज हुआ है यानी कि पैसेज में, तो पहले हम देखते हैं पैसेज का लाइन जहाँ पर थ्वार्टेड का यूज़ किया गया है। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस वर्ड का यूज़ हुआ कहाँ पर है। तो जहाँ तक हम ये देख पा रहे हैं पैसेज को, इस पैसेज में ना हालांकि कहीं इस वर्ड का यूज़ हुआ है थ्वार्टेड और उसके सेंस में हुआ है, पहले उस चीज़ को समझने और देखने की ज़रूरत है हमें। देखिए, पैसेज को थोड़ा सा अगर स्किमिंग करें हम या स्कैनिंग करें तो हमें समझ में आता है कि कहाँ पर है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास में जो वर्ड आया है थ्वार्टेड ना, अब अगर आपके पास में अपनी खुद के भी अपनी नॉलेज है, अगर प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना चाहेंगे तो 121 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपका जो वर्ड आया है थ्वार्टेड, इसका मतलब होता है किसी के अगेंस्ट में खड़ा होना, मतलब उल्टा खड़ा होना। अब अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पे भी इसका आंसर आप कर सकते हैं। अब इसका जो साइनोनिम वर्ड है वो आपका होना चाहिए 1 नंबर यानी कि अपोज्ड। यानी कि अगर आपके पास में कुछ वर्ड्स वोकैबुलरी का नॉलेज अगर है तो थ्वार्टेड का यूज़ यानी कि जो साइनोनिम देने हैं ना, साइनो वर्ड आपका अपोज्ड होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इम्प्लीमेंटेड नहीं होगा। इम्प्लीमेंट का मतलब लागू करने के सेंस में होता है, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करने के सेंस में है, डाइवर्ट मतलब होता है विचलित करने के सेंस में। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन जिसमें क्या बोला है, चूज द वर्ड विच इज़ द मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड कॉन्सिडर्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। एक और वर्ड है जो कि आपका है कॉन्सिडर्ड, एक वर्ड है कॉन्सिडर्ड। अब इसके जस्ट अपोजिट वर्ड को आपको देना है।
कॉन्सीडेड एक अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पे भी आप समझ सकते हैं। कॉन्सीड का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, यानी कि स्वीकार करना, एडमिट करना, किसी वैल्यू को, किसी प्रिंसिपल को, किसी सिद्धांत को, किसी बातों को स्वीकार करने के सेंस में। अब इसके जस्ट अपोजिट कौन हो सकते हैं? ऑप्शन दिया है आपको क्रिटिसाइज। अब क्रिटिसाइज में तो आलोचना करा, किसी की निंदा करने के सेंस में। हालांकि ये तो बेटर नहीं लग रहा है। रिजेक्टेड, हाँ ये कह सकते हैं। हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं या तो रिजेक्ट करते हैं। डिनाउंस नहीं होगा। विड्रॉन मतलब निकासी करने के सेंस में, ये गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है ना, रिजेक्टेड, ये बेटर है। क्योंकि कॉन्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करने के सेंस में, और इस एक्सेप्ट यानी कि कॉन्सीड का जस्ट अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, यानी कि रिजेक्टेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन दिया है 123 नंबर क्वेश्चन कि व्हाई वाज द सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग फाउंड टू बी डिफिकल्ट। यानी कि इसमें बहुत काफ़ी बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल किया है कि 123 नंबर में कि व्हाई वाज द सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग फाउंड टू बी डिफिकल्ट। यानी कि जो केंद्रीय सरकार की, यानी कि जो सेंट्रल इकोनॉमिक जो प्लानिंग था ना, यानी कि आर्थिक संदर्भ में जो प्लानिंग हो रहा था, जो योजनाएं तैयार की जा रही थी, उससे बहुत काफ़ी बार अगर डिफ़िकल्ट क्यों हो रहा, मतलब बहुत बार बार कठिन क्यों हो रहा था ऐसा? इकोनॉमिक प्लानिंग जो नेशनल सेंट्रल लेवल पे किया जा रहा था, तो उसमें बार बार दिक्कत क्यों आ रहा था? अब देखिए, अब देखते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में इस पैसेज में कहाँ यूज हुआ है। अब उसी के आधार पे हम कुछ कह सकते हैं। तो देखिए, अब उस इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में कहाँ पर यूज हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लें। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, डायरेक्ट आपको दिया है यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में दिया है कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इसका रीजन क्या था समझते हैं थोड़ा सा। द आइडिया ऑफ मेकिंग हिंदी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड इंडिया वॉज थ्वाटेड एज द recalcitrance of the speakers of the other important Indian languages and the autonomy of states। इसे यहाँ समझिएगा, ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स, यानी कि ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि हर किसी राज्य को अपना अपना कुछ अधिकार दिया हुआ था। ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स रेंडर, यानी कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग हो रही थी ना, यानी कि केंद्र लेवल पे जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग जो हो रहे थे ना, बार बार ये रुक जा रहे थे। इसमें कुछ अवरोध हो रहा था, कुछ इसमें रुकावट बाधा हो पा रही थी। इसका कारण था कि हर स्टेट को ना कुछ कुछ अधिकार मिले हुए थे, यानी कि ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स, यानी कि हर किसी स्टेट को अपने अपने कुछ अधिकार मिले हुए थे और उसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। यानी कि इसमें हम देखते हैं और क्या है, ऑप्शन के बेस पे होगा। यानी कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग जो था सेंट्रल का, ये डिफिकल्ट क्यों हो पा रहा था? ऐसा दिया है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन, ऐसा बहुत काफ़ी राज्य और यूनियन टेरेटरी हो जाने की वजह से। ऐसा थोड़ी रहा है कि बहुत काफ़ी राज्य हो जाने की वजह से इकोनॉमिक प्लानिंग फेल हो जा रहा था, नहीं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अपने ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं था, ये भी गलत है। हाँ, जो 3rd नंबर ऑप्शन है उसको देख सकते हैं आप कि देखिए ऑटोनॉमी ऑफ गिवन, यानी कि ऑटोनॉमी गिवन टू द स्टेट्स इन सर्टेन मैटर्स। यानी कि देखिए, जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग जो था ना, बार बार फेल हो जा रहा था, असफल हो पा रहा था। इसका रीजन क्या था कि जो ऑटोनॉमी जो था ना गिवन टू द स्टेट्स, यानी कि हर राज्य को कुछ सर्टेन मैटर पे कुछ कुछ अधिकार दिए गए थे, और उन अधिकार के आधार पर ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग कर रही थी उसके जस्ट अगेंस्ट में ये लोग खड़े हो जा रहे थे और उसे पास नहीं होने देते थे। एंड दैट्स वाई इकोनॉमिक जो प्लानिंग था ना बार बार फेल हो जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए समझिए 124 क्या है। 124 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स वाज इंडिया फेस्ड विद आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी समस्या है जो इंडिया अपनी आज़ादी के बाद में जिसे फेस कर रहा था। यानी कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है ना जो इंडिया आज़ाद होने के बाद में भी वो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। क्या है? यह कि मिलिट्री अटैक फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर से मिलिट्री अटैक हो रहे थे, ये भी नहीं है, ये तो ऐसा है नहीं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, हाँ इसकी बातें हो रही है अभी। जैसे उसी क्वेश्चन के बेस पे ये भी है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ये बेटर है। यानी कि बार बार जो है ना
कि जो प्रॉब्लम हो रहा था इंडिपेंडेंस के बाद में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम जो हो रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो किस चीज़ का था कि कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल अच्छे खासे नहीं थे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के। क्योंकि क्या हो रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी नियम कानून पास होते थे ना, स्टेट गवर्नमेंट वाले अपने अकॉर्डिंग अपनी ऑटोनोमस पावर को दिखाकर उसे रोक दिया करते थे, एंड दैट्स वाई बहुत काफ़ी डिफिकल्टी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 125 नंबर क्वेश्चन, जिसको हम देख सकते हैं 125 आपको बोला है यहाँ पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशूज वाज नॉट अप्रोप्रिएटली रियलाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे थे ना, केंद्र सरकार, इसमें से निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसको अब तक रियलाइज नहीं कर पाया था, यानी कि आज़ाद होने के बाद में भी अपना देश जो था इसको रियलाइज नहीं कर पाया था, ऐसा कौन सा मैटर था। देखिए, इथनिक डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल, यानी कि जो आपसी जो पास पड़ोस की जो ये थे ना, क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी जो था ना, अलगाव जो भिन्नता था ना लोगों की, इसको महसूस नहीं कर पाया था। अच्छा, ये तो ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं, अ नेशनल लैंग्वेज फॉर द कंट्री। अच्छा हाँ, अच्छा कंट्री में बार बार इस पे सवाल तो उठ रहा था कि नेशनल लैंग्वेज कुछ होने चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें अवरोध और बाधा हो पा रहे थे। ये तो रियलाइज़ किया गया था। क्वेश्चन पूछा है कि नॉट रियलाइज, उस क्वेश्चन का आंसर बड़े सावधानी से सतर्क होकर देना होता है जिसमें नॉट और एक्सेप्ट का यूज हुआ हो, यानी कि छोड़कर। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्मुलेटिव पॉलिसीज, इसका वो रियलाइज तो किया गया था। सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, इसको भी रियलाइज किए थे। लोगों के मन में एक चीज़ नहीं चल रहा था और वही चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि इथनिक डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल, यानी कि हमारे स्टेट यानी कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बार बार कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि बार बार हमें अवरोध यानी कि बाधा उत्पन्न कर रहे थे। और वैसे कौन कौन थे कि पहली चीज़, लोग लैंग्वेज को डेवलप करना चाहते थे जो कि नेशनल लैंग्वेज हो, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया। अब इसमें क्या होता था कि जो अदर स्टेट वाले थे उसको मतलब रोक दिया करते थे। अब जो डाइवर्सिटी जो था ना, इस डाइवर्सिटी को अगर ढकने के लिए प्रयास अगर किया गया होता तब इसमें डेवलप हो सकता था कोई नेशनल लैंग्वेज। और डाइवर्सिटी को ही लोगों ने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रियलाइज़ नहीं कर पाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। अब देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन, दिया कि विच अकॉर्डिंग टू द पैसेज कैन बी साइटेड एज द एक्सरसाइज इन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस जो था इंडिया में पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा एक्सरसाइज किया गया था। जैसे द हैंडिंग ओवर टू द पावर, हाँ आज़ाद जब हुआ तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को सौंप दिया था, ये तो सही है। जो सिविल सर्विसेज जो थे ना, ये इसका निजीकरण होने लगा, स्वदेशीकरण होना, ये भी सही है और सही है, इसीलिए इसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे हम। सेवरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड बाय द नेशनल, हाँ ये हालांकि हाँ ऑप्शन जो इसमें दिया है 4 नंबर नन ऑफ द अबव, ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसे उद्धृत नहीं है शब्द जो कि डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस जो इंडिया में हुआ था इंडिपेंडेंस से पहले उससे साइटेड किया गया है, क्योंकि पैसेज में कुछ ऑप्शन अलग दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 127, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, यानी कि पैसेज के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट कौन सा कंटेक्स्ट आपका सही नहीं है। अब इसको थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है क्योंकि निगेटिव है और नोट आया है तो समझ के, यानी कि दिया है कि द कांग्रेस पार्टी वाज ओरिजिनली अपोज टू द आइडिया ऑफ डिवीजन स्टेट एंड लिंग्विस्टिक बेसिस। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने अपोज किया था, विरोध किया था इसका कि लिंग्विस्टिक बेसिस यानी कि भाषा के आधार पर डिवीजन हो स्टेट का, ऐसा नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ही लीडिंग एक पार्टी था जो इसके बारे में अपनी सवालों को रख रहा था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल रिफॉर्म्स वेर इनिशिएटेड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था, सोशल रिफॉर्म्स जो था, ये तो इनिशिएट किया जा रहा था। हालांकि ये भी बात सही है, बात तो ये भी सही है, यानी कि निगेटिव पूछा है और जब नॉट पूछना है यानी कि नॉट वाले सेंस में देखना है। दिया है 3rd नंबर कि द पॉलिटिकल इलाइट इन इंडिया रेबल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल जो अवधारणाएं थी जो ना ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में बहुत काफ़ी बढ़ती जा रही थी, यानी कि मतलब अगेंस्ट में लोग चले जा रहे थे, हम ये कह सकते हैं। यानी कि 3rd नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर भी 4 नंबर को देख रहे हैं, द कांग्रेस लीडरशिप वॉज फुली अवेयर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एथनिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। हालांकि ये भी सही है।
निगेटिव के बारे में पूछा है, नॉट के बारे में पूछा है, नॉट के बारे में पूछा है, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन, जो कि बोला है आपके कि वाई वॉज द लिंग्विस्टिक रिओर्गनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स एक्सेप्टेड, यानी कि जो भाषा के आधार पे भाषाई जो पुनर्गठन जो कि स्टेट के लिए था, ऐसा क्यों एक्सेप्ट किया गया था। 1 नंबर दिया है कि द स्टेट्स वेर नॉट कोऑपरेटिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं था। नन कांग्रेस गवर्नमेंट्स इन स्टेट्स डिमांडेड सच अ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स, हालांकि ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं हो सकता है। नो कॉमन नेशनल लैंग्वेज कुड बी इमर्ज्ड, हाँ ये कह सकते हैं कि हालांकि सवाल काफ़ी चर्चा तो बहुत काफ़ी हो रहे थे, लेकिन अब तक उसके बाद में भी कोई भी कॉमन नेशनल लैंग्वेज अब तक इमर्ज नहीं हुआ था, अब तक उभर कर नहीं आया था। जिस लैंग्वेज को लोग सलाह कर रहे थे, इस लैंग्वेज को अगर राष्ट्रभाषा घोषित की जाए, उस पर कुछ ना कुछ सवाल हो रहे थे और उसको रोक दिया जा रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 129। देखिए, पैसेज को ना सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस करने से होगा। बार बार जितना ही प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही हमारा अपना ये थीम क्लियर होते रहता है। 129 देखते हैं कि इंडिया वॉज नॉट ओवररन बाय द जापानीज ड्यूरिंग द पैसिफिक वॉर, यानी कि जो शीत युद्ध हुआ था ना, उस समय में जापानीज जो इंडिया को ओवररन नहीं किए, ऐसा क्यों? क्योंकि क्या था, मतलब ऐसा जो जापानी हैड फ्रेंडली रिलेशन विद ब्रिटेन, यानी कि जापान लोगों का ब्रिटिश से अच्छा रिलेशन था। अगर अच्छा रिलेशन अगर होता अच्छा, तो ऐसा थोड़ी ना होता कि इंडिया के पक्ष में कुछ भी हो जाता। जापान वॉज इंटरेस्टेड इन इंडियाज फ्रीडम, हाँ हम ये कह सकते हैं 2 नंबर कि जापान जो था ना, इंडिया के फ्रीडम में इंटरेस्टेड था, उसको चाहिए था कि इंडिया फ्री हो जाए। जापान वॉज स्केप्टिकल अबाउट इट्स सक्सेस इन वॉर, ये भी गलत है, नन ऑफ दीज नेम, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं 129 हो चुका है, अब देखते हैं 130 के बेस पे। 130 को देखने के बाद देखने के लिए ना फिर से दिया है पैसेज, बोला है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए बोला है, जो 130 से लेके 135 तक है। और 130 से 135 को करने के लिए हमें कुछ पैसेज को पढ़ना होगा। देखिए, प्रिंसिपल फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि फ्रेंडशिप के बारे में जो दिया है, यानी कि फ्रांसिस बेकन का एक स्टेटमेंट है, यानी कि फ्रेंडशिप के ऊपर। इस पैसेज को हम थॉरली पढ़ने वाले नहीं हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिससे हमारा समय बच सके। देखिए जो दिया है कि 30 नंबर है 130 कि टू चेंज, यानी कि द चेंज इन द प्रेजेंट सिचुएशन विच हैज़ फोर्स्ड अस टू रीथिंक द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंडशिप इज, यानी कि जो बदलता हुआ जो वर्तमान वाली जो स्थिति है ना, इसने फोर्स कर दिया है रीथिंक, सोचने के लिए, पुनः सोचने के लिए कंसेप्ट ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के बारे में। ऐसा क्या है दिया है कि बैकवर्ड एंड थेरीज आर नो लॉन्गर अवेलेबल टू रीड, ऐसा थोड़ी है, उन लोग का थेरीज जो है अवेलेबल तो है पढ़ने के लिए। अब देखिए, जो फ्रेंडशिप का जो बोलबाला है बहुत काफ़ी क्रिएट करने का 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। देखिए इसको समझिए क्या है, द अराइवल ऑफ सोशल मीडिया ऑन द सीन, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन में ना हर कोई फ्रेंडशिप के बारे में बहुत काफ़ी एक्साइटेड हो चुका है और इससे बहुत काफ़ी अटैच्ड हो चुके हैं। इसका रीज़न क्या है, द अराइवल ऑफ सोशल मीडिया ऑन द सीन, यानी कि देखिए सोशल मीडिया, हालांकि किसी के पास में भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में किसी के पास में समय नहीं है कि किसी के पास में 2-4 मिनट बैठ के और बातचीत करे। इसमें ना सोशल मीडिया जो है ना, हमें एक दूसरे कनेक्ट करके कनेक्ट रख रहा है और ये करने में बहुत काफ़ी मददगार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट होगा, ये पैसेज के संदर्भ में है। नेक्स्ट हम देखते हैं 131 नंबर कि फ्रेंडशिप लीड्स टू हैप्पीनेस, इज इट ट्रू, यानी कि फ्रेंडशिप से हमें खुशियाँ मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, क्या ये सही है? तो 1 नंबर दिया है कि यस रिसर्चर्स हैव प्रूवन दैट फ्रेंडशिप डज लीड टू हैप्पीनेस, हाँ कुछ रिसर्चर्स ने ऐसे कहे हैं, उन्होंने प्रूव किया है कि फ्रेंडशिप हमें हैप्पीनेस को ले जा रहा है। बात तो सही लग रहा है, फिर भी आगे देखते हैं। नो देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन फ्रेंडशिप एंड हैप्पीनेस, ये तो बात गलत बोला है कि फ्रेंडशिप और हैप्पीनेस में कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसा थोड़ी है। फ्रेंड्स लोगों के साथ में हम होते हैं तो बहुत काफ़ी खुश होते हैं। फ्रेंड्स कांट मेक ईच अदर हैप्पी, फ्रेंड्स एक दूसरे को खुश नहीं कर सकते, ये भी बात गलत है। फ्रेंड्स एक दूसरे की खुशी और दुख में शामिल होते हैं। वन नीड्स टू फाइंड वंस हैप्पीनेस अलोन विद अ पीस ऑफ माइंड,
किसी को खुशी अकेले ही ढूंढना होता है, ये भी बात गलत है। हम कह सकते हैं कि 1 नंबर जो आपका ऑप्शन है ना, कि रिसर्चर्स लोगों ने भी ऐसा प्रूफ कर दिया है कि फ्रेंडशिप हमें हैप्पीनेस की ओर ले जा रहा है, ये बात आपकी करेक्ट है, यानी कि सही है। ठीक है, पैसेज आपके फ्रेंडशिप के बारे में कुछ दिया हुआ है। देखिए 132 नंबर क्वेश्चन जो है, क्रेडिट पिग्लोसिस बुक डिस्कस इंट्यूशन टू। इंट्यूशन मतलब होता है अंतर्ज्ञान, यानी कि अपने अंदर की ज्ञान को बढ़ावा देना, उसको हम इंट्यूशन कहते हैं। क्या इंट्यूशन के बारे में ये बुक बताया हुआ है? तो ये जो बुक लिखा हुआ है ना, ये बहुत काफ़ी अंतर्निहित है, जिसमें ये बताया गया है कि हम अपने अंदर के ज्ञान को बहुत काफ़ी बाहर उभार सकते हैं, इमर्ज कर सकते हैं अपने ब्रेन कॉन्शियस के बेस पर। पहला जो बोला है कि नो इट इज़ ओनली डिस्कस्ड फ्रेंडशिप, ये तो गलत बात है जी। उसमें तो इंट्यूशन हम कर सकते हैं अपने मन के अंदर की जो रहने वाली ऐसी कुछ हमारे पास प्रीवियस जो नॉलेज होती है, कुछ एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, उससे हम टच कर जाए। एक चीज़ मैं एग्जांपल रखना चाहूँगा, एक बहुत काफ़ी छोटा बच्चा होता है, गोद में खेलने वाला बच्चा होता है, बार बार लैंप के शीशे को टच करने का प्रयास करता है और हम क्या करते हैं, उसके हाथों को हटा देते हैं क्योंकि चल जाएगा। एक बार उस बच्चे को गर्म शीशा छू लेने दीजिए। अब छूने के बाद में बच्चा थोड़ा देर तक रोएगा और फिर से उसको लेकर जाइए ना उसका हाथ शीशे की ओर, वो नहीं लेके जाएगा। उसे एक फील हुआ, एक नॉलेज हुआ, एक एक्सपीरियंस हुआ ना कि इसको टच करने से मतलब कुछ जलता है या कुछ कष्ट होता है, परेशानी होती है। तो ये एक्सपीरियंस कहे जाते हैं और इस इंट्यूशन को डेवलप किया जा सकता है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, यानी कि 1 नंबर आपका गलत होगा। इट इज़ जस्ट एक्सपीरियंस साइंस एंड फिलोसफी, यानी कि ये साइंस एंड फिलोसफी में ही सिर्फ ऐसा थोड़ी है। इट डिस्कस अरिस्टोटल की थ्योरी के बारे में नहीं है। अच्छा, एक ही वर्ड बोला है कि क्या इंट्यूशन को भी बताता है, तो यस, यानी कि 4 नंबर आपका ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। अब देखेंगे 133 नंबर क्वेश्चन जो क्या दिया है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। कि दिया कि इज़ द क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप इम्पॉर्टेंट, क्या फ्रेंडशिप की जो क्वालिटी है ये इम्पॉर्टेंट होते हैं? पहला बोला है कि नो इट इज़ नॉट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव मोर नंबर्स ऑफ फ्रेंड्स, क्वालिटी डज नॉट मैटर, यानी कि फ्रेंड्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, क्वालिटी वाले हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बात गलत है। नो नंबर ऑफ कमेंट्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इज इम्पॉर्टेंट, ये भी बात तो गलत है। अब क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। हाँ, 3rd नंबर आपका सही है, यस इट मैटर्स, यानी कि फ्रेंड्स हमारे सर्किल में है तो कैसे हैं, किस एटीट्यूड के हैं, किस क्वालिटी के हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है, नहीं तो बहुत काफ़ी वो स्ट्रेस में इंसान हो सकता है। अब देखिए 134 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देख रहे हैं कि एज वर द फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट आर द डिबेट्स अबाउट, डिबेट्स किस बारे में है? कि दे आर सेंटर्ड अराउंड वेदर और फेसबुक फ्रेंड्स आर हेल्पिंग अस बिकम मोर और लेस हैप्पी। हाँ, ये कह सकते हैं। जो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ना, दे आर सेंटर्ड अराउंड वेदर और फेसबुक फ्रेंड्स आर हेल्पिंग अस बिकम मोर और लेस, यानी कि जो कुछ आज के डेट में ना हर किसी के इमोशंस बिल्कुल ही टैग्ड हो चुके हैं सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया को हम उठते जागते हम देखते रहते हैं, उठते बैठते जागते हमेशा ऑल द टाइम। इससे क्या होता है कि हमारे मन पे एक छवि बन जाता है कि हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे सोसाइटी में, और वो सोशल हैंडल की तरफ से होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। अब 135 नंबर क्वेश्चन जो देखेंगे क्या है कि द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड मडल्ड। अच्छा, एक वर्ड है आपको मडल्ड जिसका अर्थ होता है कि नॉट इन अ सीरीज, किसी सीरीज में नहीं हो, यानी कि अच्छे तरीके से सजाया गया नहीं हो, वेल डेकोरेटेड नहीं हो, वेल फिनिश्ड नहीं हो, वेल फर्निश्ड नहीं हो, उसको हम कहते हैं मडल्ड, यानी कि डिस्टर्ब्ड होता है। इसका जो अपोजिट मीनिंग पूछा है, इसके उल्टा मीनिंग कौन होंगे? अब इसमें देखिए तो मडल यानी कि जो मतलब वेल इक्विप्ड नहीं होता है, यानी कि अच्छे से सुसज्जित नहीं हो। कंफ्यूज्ड कहेंगे ना, ये गलत है। केओटिक मतलब कहेंगे दुर्व्यवस्था, ये भी नहीं कहेंगे हम। हाँ, ऑर्डर्ड हम कह सकते हैं। ऑर्डर्ड का मतलब होता है किसी ऑर्डर में रखना, यानी कि सजा कर रखने के सेंस में। मडल मतलब डिसऑर्डर्ड, यानी कि जो सजाया हुआ नहीं हो, यानी कि वेल इक्विप्ड नहीं हो, वेल फर्निश्ड नहीं हो, और ऑर्डर मतलब सजा कर रखने के सेंस में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कुछ पेडागोजी वाले सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, पेडागोजी वाले क्वेश्चंस होंगे। 136 नंबर क्वेश्चन है कि पॉजिटिव इंटरफेरेंस इज ए काइंड ऑफ, देखिए
क्वेश्चन जो आपका 136 नंबर है, उस 136 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ किस चीज़ के बारे में इंडिकेट किया हुआ है उसको थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए 136 क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटरफेरेंस इज अ काइंड ऑफ, पॉजिटिव जो इंटरफेरेंस है इज अ काइंड ऑफ किस इसमें है, हम ये कह सकते हैं कि जब हम अपनी किसी भी टारगेट लैंग्वेज को जब हम सीख रहे होते हैं ना, तो उसमें जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा ये होता है और जो हमारा नेटिव लैंग्वेज जो होता है ना, नेटिव लैंग्वेज का जो इन्फ्लुएंस है वो हमेशा बार बार आता है। अब इस चीज़ के बारे में बार बार डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन, और 137 क्या बोला है कि इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंग्विज्म इज, यानी कि जब न्यू लैंग्वेज को हम सीख रहे हो, यानी कि जो हमारा नेटिव लैंग्वेज होता है वो तो सही है, इसको मातृभाषा हम बचपन में सीख जाते हैं। जब न्यू लैंग्वेज को सीखते हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज हो या सेकेंड लैंग्वेज हो, सेकेंड लैंग्वेज हमारे लिए इंग्लिश है, अगर हम किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो हमारा मल्टी लैंग्वेज यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है ना, ये किस तरह काम करता है। एक मेथोडोलॉजी, हालांकि बहुत काफ़ी भाषा का यूज़ करना मेथड थोड़ी ना हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि हाँ एक सेट की तरह काम करता है ये, क्योंकि किसी एक लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसमें से जो वर्ड हमारे जंबल करते हैं, यानी कि उसके साइनों ने देना होता है, उसके पर्यायवाची देना होता है, तो 2-3 लैंग्वेज से मिला हुआ कुछ वर्ड को हम रख देते हैं, उसे हम सेट कहेंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म एक सेट की तरह काम करता है। इंटरफेरेंस, ये तो बात गलत है भाई, ये तो मतलब इंटरफेयर नहीं करता है, बर्डन भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट वन है। 138 नंबर क्वेश्चन है कि नोट टेकिंग इज डन, यानी कि जो नोट टेकिंग होता है, यानी कि नोट मेकिंग के सेंस में, नोट मेकिंग क्यों होता है, नोट हम क्यों तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, किस लिए। हम ड्यूरिंग लेक्चर हम जब देते हैं ना, तो उस समय हमारे नोट बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, हम ये कह सकते हैं। फिर भी आगे ऑप्शन देख ले रहे हैं। वाइल रीडिंग अ रिव्यू, अच्छा रिव्यू करने के लिए हमें नोट मेकिंग थोड़ी ज़रूरत है। ड्यूरिंग एक्सटेंसिव रेफरेंस, एक्सटेंसिव में भी नहीं है। वाइल राइटिंग इस ऐसे में भी नहीं है, यानी कि ड्यूरिंग अ लेक्चर होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 39 जो है 139। देखिए द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द पुपिल्स फर्स्ट लैंग्वेज, दिया है कि किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना, यानी कि किसी सेकेंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज को सीखना बिना मतलब छात्रों के बिना फर्स्ट लैंग्वेज के, इस नियम को, इस स्ट्रेटजी को, इस मेथड को हम क्या कहते हैं कि बिना फर्स्ट लैंग्वेज को यूज़ किए हुए हम डायरेक्ट हम टारगेट लैंग्वेज को सीखें, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज को सीखें। हाँ हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड है ये। अब इसमें डायरेक्ट मेथड में ये होता है कि आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, डायरेक्ट मेथड है। क्लासिकल मेथड नहीं हो सकता है, क्योंकि क्लासिकल मेथड हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ही कहते हैं, ये भी है। ओल्ड मेथड ये भी नहीं है। अब डायरेक्ट मेथड ही आपका करेक्ट है। अब 140 नंबर क्वेश्चन जो है कि 2 वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड एंड स्पेलिंग बट नॉट रिलेटेड इन मीनिंग, इट इज़ नोन एज। जब 2 वर्ड हैं उनकी आइडेंटिटी सेम है एंड साउंड भी सेम है, उसे हम बेशक हम कहते हैं आपका होमोनिम्स, हालांकि स्पेलिंग आपका वाई दे दिया है होमोनिम्स, यानी कि जैसे हम वर्ड को रखें, अगर हम साउंड भी एक है, आइडेंटिकल इनका मतलब दोनों एक है। अगर हम बात करें LE मतलब ये इसको हम यूज़ करें, अगर LEAD, इस लीड का मतलब एक धातु भी है, मेटल भी है, और इसी लीड का मतलब नेतृत्व करने वाला भी है, यानी कि ये देखने में भी एक जैसे हैं, साउंड भी एक जैसे हैं, लेकिन इनका मीनिंग जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 141 नंबर, लैंग्वेज ऑफ अ वर्ड नॉट नेसेसरी फॉर, यानी कि लैंग्वेज ऑफ वर्ड नॉट नेसेसरी फॉर, यानी कि जो हमारी भाषा का जो शब्द है ना वो नेसेसरी नहीं होता है। अब किन के लिए नेसेसरी नहीं होता है, इस चीज़ को देखना है, समझना है। देखिए कंसेप्चुअल रीडिंग थिंकिंग ये तो होता है कि जब किसी कंसेप्ट के बारे में सुनेंगे, हम सोचेंगे, तब हम किसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे लैंग्वेज का जो स्किल है, लैंग्वेज स्किल, वो होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जिसमें कंसेप्चुअल, एसोसिएटिव एंड परसेप्चुअल तीनों आ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं आता है,
इमेजिनेटिव थिंकिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। 142 दिया है कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड, बेसिकली कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को रिप्लेस किया जा सकता है बेसिकली किन से? हाँ, यह है स्ट्रक्चरल टीचिंग। अब ये स्ट्रक्चरल टीचिंग से हम रिप्लेस कर सकते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि स्टूडेंट्स आर नॉट ऑर्गेनिज्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड सीज देम एज अ होल पर्सन, यानी कि लैंग्वेज एक ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब कौन सा ऐसा मेथड है इन चारों में से जो कि उन्हें स्टूडेंट्स को एज अ होल पर्सन दिखता है? हालांकि 1 नंबर जो है CLT यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये तो टीचिंग की बात है, ये तो गलत है। SLT ये भी नहीं होगा, साइलेंट वे भी नहीं होगा। 4 नंबर जो ऑप्शन है देख सकते हैं कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। कम्युनिटी का अर्थ ही होता है एक समुदाय, एक ग्रुप, यानी कि होल पर्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 144 जो दिया है कि राइटिंग इज द डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स, यानी कि जो राइटिंग जो हमारा होता है ना, किसी टेक्स्ट को अगर लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, तो किस तरह की अभिव्यक्ति होती है स्पीच को बनाने में? अल्फ़ाबेटिकल नहीं, अल्फ़ाबेटिकल क्या होता है जी, बिना किसी मीनिंग का अल्फ़ाबेटिकल को यूज़ करके क्या करेंगे हम? ग्राफिकल तो ये तो राइटिंग के बारे में दिया, फोनेटिक यानी कि साउंड के बारे में दिया है। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि सिस्टेमेटिक, यानी कि राइटिंग जो हमारा होता है ना, एक सिस्टेमेटिक सुव्यवस्थित एक अभिव्यक्ति होती है किसी स्पीच साउंड्स के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होना चाहिए। 145 देखिए, एक चीज़ बता दें हम कि लैंग्वेज के बारे में अच्छे से ये करने के लिए देखिए प्रीवियस पेपर को बहुत काफ़ी आपको ये किया जा चुका है, मतलब अलग अलग प्रीवियस पेपर को ना प्रैक्टिस कराया गया है। उस पेपर को आप देख सकते हैं अच्छे से। अब उस पेपर को देखिएगा तो आपको प्रैक्टिस हो पाएगा कि आप कहाँ तक हैं और कितने स्कोर कर पा रहे हैं। 145 में कि व्हेन टीचर यूजेस रेलिया टू टीच वोकेबुलरी एंड ग्रामर सी इज, कोई भी टीचर अगर रेलिया का यूज़ कर रहे हैं तो उनके पढ़ाने का तरीका क्या है, वोकेबुलरी और ग्रामर में क्या यूज़ कर रहे हैं? यूजिंग रोल प्ले एज रोल प्ले को यूज़ करना ये नहीं है। रोल प्ले क्या होता है? जब बच्चे को हम सिखाते हैं तो लैंग्वेज को कम्युनिकेट करते हैं, सोशल से इंटरेक्शन रखते हैं, वो वहाँ पर बेटर होता है। अपने रोल दिखाकर टीचर क्या करेंगे? 2 नंबर है, देखिए रेलिया का मतलब होता है ना कि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बात करें। ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ पर दिया है कि यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस एंड रियल सिचुएशंस। देखिए 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि रेलिया का मीनिंग ही होता है कि जब भी किसी चीज़ को अगर हम समझाएं, किसी चीज़ को पढ़ाएं और रियल लाइफ एग्जांपल से अगर रिलेट करके पढ़ाते हैं ना, उसे हम कहते हैं रेलिया। यानी कि यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस एंड रियल लाइफ सिचुएशंस। ओके, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है और इसमें ट्रू स्टोरीज भी नहीं बोल रही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। अब 146 नंबर क्या है कि अ पोएम कुछ फर्स्ट लेटर्स ऑफ ईच लाइन स्पेल आउट अ वर्ड इज कॉल्ड, यानी कि पोएम है, कविता है, जिसके जो यह है कि फर्स्ट लेटर है ना हर किसी लाइन का जो इक्वल है, उसको हम क्या कहते हैं? बेशक अगर आप पढ़े होंगे लैंग्वेज को, फिगर ऑफ स्पीच यानी कि पढ़े होंगे तो आपको पता होगा एक्रोस्टिक कहे जाते हैं, जो एक ही लेटर साउंड से मतलब स्टार्ट होते हैं। इसके बाद में 147 नंबर दिया है कि डेकोरम इन स्पोकन इंग्लिश पर्टेन्स टू। अब डेकोरम का मतलब होता है एक वेल डिसिप्लिन्ड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एनी लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को यूज़ करना, एक शिष्टाचार में रखना, डिसिप्लिन में रखना, अनुशासन में रखना, उसे हम डेकोरम कहते हैं। अब ये क्या होता है? अब किसी भी स्पोकन इंग्लिश में अगर हम डेकोरम का यूज़ कर देते हैं तो अप्रोप्रिएट जेस्चर से बात नहीं हो रही। जेस्चर से क्या मतलब है? हाँ, क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ स्टाइल। हम 2 नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ही क्लैरिटी और मतलब क्लैरिटी के साथ में प्योरिटी स्टाइल होता है ये डेकोरम को यूज़ करना। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश करने में ना, जब हम लैंग्वेज को सीख रहे हैं और बोल रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज की क्लैरिटी होनी चाहिए और प्योरिटी स्टाइल होनी चाहिए। ग्रामर से कोई मतलब है नहीं। जब हम सीखते हैं, बच्चा जब सीखता है बोलना ना अंग्रेजी, तो उस समय ग्रामर का सेंस उसको नहीं देखा जाता है, ग्रामेटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट नहीं देखा जाता है। वॉइस क्वालिटी के मतलब नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। 148 है कि इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम इज बेस्ड ऑन,
इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम, जब हम किसी के बारे में कुछ इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम क्या चीज़ को दिखाता है? क्या डिडक्टिव रीजनिंग? डिडक्टिव नहीं होता है। डिडक्टिव का मतलब है बड़े से छोटा आना, यानी कि टॉप डाउन मेथड कहते हैं हम जिसको। इंडक्टिव रीजनिंग, हाँ इंडक्टिव हम कह सकते हैं, क्योंकि इंडक्टिव में ये आता है कि हम छोटे एग्जाम्पल से हम बड़े की ओर जाते हैं। पहले हम अल्फ़ाबेट को सीखते हैं, लेटर को सीखते हैं, तब जाके वर्ड को सीखते हैं, इसके बाद में क्लॉज, फ्रेज, सेंटेंसेस और स्टोरीज, डायलॉग तैयार हो जाते हैं, तो इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। ह्यूरिस्टिक नहीं होगा, एनालॉजिकल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। 149 जो है, अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि जो 149 है ये किस तरीके का है। क्वेश्चन तो समझिए, दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रक्चरल वर्ड्स, इन निम्नलिखित में से स्ट्रक्चरल वर्ड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अब समझते हैं कि मॉडर्न ग्रामेरियंस के अकॉर्डिंग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका है 2 तरह में बांटे गए हैं, फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चरल वर्ड्स। जिन पार्ट्स ऑफ स्पीच से नए शब्द बनाए जा सकते हैं फॉर्म क्लासेस, और जिनसे नए शब्द नहीं बन सकते उन्हें हम स्ट्रक्चरल वर्ड्स कहते हैं। और स्ट्रक्चरल वर्ड्स में से कौन है? ऑक्सिलरीज, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शंस, ये तीनों हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। तीनों स्ट्रक्चरल वर्ड्स के अंदर में आते हैं। अब देखिएगा 150 जो कि दिया है कि कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग इंक्लूड। अब कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग इंक्लूड यानी कि पुराने परंपरागत, पहले की तरह, यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण से लिखावट क्या इंक्लूड करता है? क्या स्टोरीज के आइडियाज़ को? नहीं। देखिए पुरानी लिखावट में ना सबसे ज़्यादा मान्यता थी तो प्रॉपर पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन नहीं है ना तो उसको बार बार गलत माना जाता था। ये ओल्ड टाइप, ये कन्वेंशनल रूल है राइटिंग का। इमेजिनेशन नहीं, इमेजिनेशन तो अच्छा चीज़ है, गुड, मतलब सबसे ज़्यादा ओल्ड टाइप है प्रॉपर पंक्चुएशन। ठीक है, उम्मीद है आपको इस प्रैक्टिस सेशन में बहुत काफ़ी इंटरेस्ट मतलब आया होगा। अगर अच्छा लगा कुछ सीखने के लिए मेरा तो वीडियो को लाइक करके और हाँ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो अगले दिन नेक्स्ट सेशन को देखेगा आप। चलिएगा, थैंक यू।